हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो आज हम लोग जनरल एग्रीकल्चर का फोर्थ लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। फोर्थ लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स कि लेक्चर 1, 2, 3 हो चुका है। साथ बाई साथ ओरिएंटेशन क्लास भी हो चुका है। ठीक है, ओरिएंटेशन क्लास में मैंने आपको बताया है कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं करना है, और हम लोगों को ये पूरा जो कोर्स है, जो पूरा कोर्स हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, उसमें हम लोग क्या क्या करेंगे और किस किस हद तक कंप्लीट करेंगे, वो चीज़ हम लोग इसमें बात करें। ठीक है, तो देखो पहले मैं सब कुछ बता देता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें। जैसे आपको अगर टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, लिंक कहाँ है? लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मेल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये पीडीएफ जो हम पढ़ा रहे हैं वो पीडीएफ आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको एक पेड ग्रुप में ज्वाइन करना होगा। ठीक है, जिसका आपको इन्फॉर्मेशन आप टेलीग्राम में जब जाओगे तो आप मुझे मैसेज करोगे तो मैं आपको इन्फो दे दूंगा कि कैसे इसमें ज्वाइन करना है। ठीक है, सारे जो पीडीएफ है इसमें मैं डाल देता हूँ। इन एनी केस इफ़ यू वांट, इट्स नॉट नेसेसरी। ठीक है, इन एनी केस इफ़ यू वांट तो आप वहाँ से ले सकते हो पीडीएफ। ठीक है, चलो, तो ये था पूरा जो भी बताना था मुझे। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जनरल एग्रीकल्चर लेक्चर 4। लेक्चर 4 करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि लेक्चर 3 में क्या क्या किया हम लोग। ठीक है, चलो, कल हम लोगों ने लेक्चर 3 किया था। लेक्चर 3 में देखो मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स हम लोगों ने किया था। हाँ, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स। फिर हम लोग इंपॉर्टेंट कुछ एग्रोक्लाइमेटिक के कॉन्सेप्ट्स किए थे, इंपॉर्टेंट एग्रोक्लाइमेटिक के कॉन्सेप्ट्स को किए थे। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? ओके, वेट, हाँ, इंपॉर्टेंट एग्रोक्लाइमेटिक कॉन्सेप्ट्स किए थे, जिसमें एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स, जोन्स, एग्रोक्लाइमेटिक ड्रॉट को हम लोग डिफ़ाइन किए थे, इवेपो ट्रांसपिरेशन देखे थे क्या होता है, एंटी ट्रांसपेरेंट कितने प्रकार के होते हैं, ये सब देखे थे। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशंस देखे थे, एल्बिडो इफेक्ट्स, मॉइस्चर डिफिशिएंसी इंडेक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ह्यूमिडिटी पढ़ा था। ठीक है, आपको फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशंस, 2 फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ा था हम लोगों ने। कुछ क्रॉप्स के इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखे थे। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज का लेक्चर, जो है जनरल एग्रीकल्चर लेक्चर 4। तो सबसे पहले आज जो स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग देखेंगे ऑयल परसेंटेजेस, कुछ कुछ फील्ड क्रॉप्स के ऑयल परसेंटेजेस। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे ऑयल परसेंटेजेस इन फील्ड क्रॉप्स। देखो ये जो चीज़ है ना, ये पार्ट ऐसा है कि हर साल यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते थे। लास्ट ईयर हमने नहीं देखा, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि हमें पता नहीं चलता है। जब आप एग्ज़ाम में आएगा और जब ऑप्शंस रहेगा तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे और सिली मिस्टेक्स करने के इसमें बहुत चांसेस रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को ना बार बार रिविज़न ज़रूरी होता है। देखो इन चीज़ों को याद कैसे करते हैं। मान लो हम लोग कोकोनट की बात करें, हाँ, तो ये दिमाग में रखना है कि कोकोनट सबसे ज़्यादा ऑयल देता है। सबसे ज़्यादा ऑयल परसेंटेज किसी में होता है तो वो कोकोनट में होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें याद रखना है कि कोकोनट में कितना रहता है, 60% ऑयल। अगर कोकोनट निकाल रहे हैं 100 ग्राम तो 60 ग्राम उसमें से ऑयल निकलेगा। बहुत बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अगर हम लोग रेपसीड और मस्टर्ड की बात करें, रेपसीड एंड मस्टर्ड, ठीक है, रेपसीड एंड मस्टर्ड की बात करें तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली 33 से 39% आपको एक लमसम में आप देख सकते हो कि इसमें आपको ऑयल परसेंटेज मिलेगा। ठीक है, यहीं पे आपको ग्राउंडनट है, ग्राउंडनट जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, ये 45%। देखो लमसम देखना, 44 से 46 ऐसे भी एग्जाम में दे सकता है, तो 45% इसको ऐसे करके ध्यान में देखना। फिर आपको सैफफ्लावर होता है, सैफफ्लावर का ऑयल परसेंटेज कितना होता है, 24 से 36%। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट कैस्टर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ऑयल परसेंटेज में, जिसमें 35 से 58% तक ऑयल मिलता है। ठीक है, और एक होता है आपको सीसैम। ठीक है, सीसैम का बात करें तो इसमें 46 से 52% अच्छा खासा ऑयल है। ठीक है, फिर आप लोग सोयाबीन होता है, सोयाबीन का ऑयल हम लोग खाते हैं, आपको पता ही होगा, बहुत लोग खाते हैं। जनरली हर एक पैकेज प्रोडक्ट में आप पाम ऑयल देखोगे। पैकेज प्रोडक्ट के पीछे इंग्रेडिएंट्स वाला सेक्शन में जाओगे ना तो वहाँ आपको दिखेगा जनरली पाम ऑयल बहुत यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा सोयाबीन में आपको 20% ऑयल परसेंटेजेस रहता है। ठीक है, तो ये ऑयल परसेंटेजेस वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रोटीन कंटेंट।
ठीक है, प्रोटीन कंटेंट इन क्रॉप्स, ठीक है, क्रॉप्स, प्रोटीन कंटेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स में, डिफरेंट डिफरेंट पल्सेस में, ऑयल सीड्स में, ठीक है, सीरियल्स में कितने प्रोटीन कंटेंट्स होते हैं, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनको भी आपको कंप्लीट करना है। तो प्रोटीन कंटेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर हम लोग पहले सबसे पहले देख लेते हैं सिंपल सिंपल चीज़ों की। मान लो हम लोग राइस को देखते हैं, वीट को देखते हैं, बहुत सिंपल चीज़ है जो हम लोग खाते हैं, ठीक है, राइस और वीट। इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि 67% प्रोटीन होता है इसमें, ठीक है। और अगर हम लोग वीट पे बात करें तो वीट में 11 से 12% होता है। मतलब रोटी खाना इट्स मोर प्रोटीनिशियस देन राइस, ऐसा करके आपको याद रखना। वीट से रोटी बनता है और राइस तो हम लोग चावल हैं, ठीक है, तो वीट जो है खाना इज़ मोर प्रोटीनिशियस, ठीक है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। दूसरा हम लोग क्या देखते हैं, मेज़। मेज़ में कितना परसेंट रहता है, एग्जैक्टली 10% रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, बाजरा। बाजरा में कितना परसेंट रहता है, 11 से 12%, ठीक है, ओके। फिर आपको हो जाता है ग्राम। ग्राम में कितना रहता है, 21.1%। यू कैन से 21% देते हैं, ज़्यादा याद रखने में आपको ईजी रहेगा। नेक्स्ट होता है ग्राउंड नट, ठीक है, ग्राउंड नट। जो भी जिम विम जाते होगे ना, पीनट बटर खाते होगे ना, उसमें लिखा रहता है कितना परसेंटेज रहता है, तो उसमें 26% रहता है। एक होता है सैफ्लावर। ऑब्वियस है, सैफ्लावर केक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, उसमें आपको 40 से 45% रहता है आपको प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट होता है लिनसीड। लिनसीड में कितना प्रोटीन रहता है, 36%। चलो, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग राइस की बात किए। हम लोग पेन का नंबर छोड़ दो, ब्लैक से ही लिखते हैं। तो हम लोग फिर क्या बात करते हैं, हम लोग बात करेंगे सोरगम का, ठीक है। सोरगम में कितना प्रोटीन रहता है, सोरगम में प्रोटीन रहता है 10 से 12%, ठीक है। पी, मूंग, हाँ, ये सब क्या हुआ, लेंटिल, ठीक है। आपको अरहर, उर्द, ये सब दाल है, हाँ। दाल में अप्रॉक्सीमेटली आप क्या देखोगे ना, सब में सेम प्रोटीन रहता है, तो ये आपको याद करने का एक ट्रिक हो जाता है। जैसे उर्द में आप देखोगे 24%, ठीक है, अरहर में देखोगे 21 से 25%, हाँ। फिर आपको लेंतिल में देखोगे, लेंतिल में 25%। आप देख रहे हो सबका लगभग सेम रहेगा, तो इतना घबराने वाली इन चीज़ों में बात नहीं है कि सबका अलग अलग याद करना पड़ेगा। ये जो दाल वाले सेक्शन में आप जब जाओगे ना, एक तो ये हो गया दाल वाले सेक्शन में, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, देखो ये हो गया, वेट, दाल वाले सेक्शन में ये हो गया, ये हो गया, ये जो है ना दाल वाला सेक्शन, हाँ, इसको आप देखोगे कि आपको सेम ही दिखेगा, तो ये थोड़ा सा आपको याद करने में ईजी हो सकता है। फिर हम लोग देखेंगे मूंग में भी 25%, है ना, ओके। फिर हम लोग क्या देखेंगे, काउपी जो होता है, हाँ, काउपी में भी आपको क्या दिखेगा, 23.4%, मतलब 23% काइंड ऑफ, हाँ। तो ये चीज़ें आपको समझ आ जानी चाहिए कि किस तरह से आपको याद करना है, हाँ। याद करने के लिए आपको थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा कि दाल की बात है तो दाल में अप्रॉक्सीमेटली 25, 22, 23, हाँ। जैसे हम लोग अभी बात करेंगे सोयाबीन की, हाँ, जैसे सोयाबीन में बहुत प्रोटीन रहता है, पता है, 42% प्रोटीन रहता है। पर तब भी देखो, आप जब जिम जाते हो ना, तो सोयाबीन आपको खाने को मना करता है, क्योंकि ना इसका जो, जैसे सोयाबीन में 42% है ना, तो ये अगर बॉडी में लगेगा ना, तो बॉडी में मात्र 21% लगेगा, हाँ, 21% ही आपके बॉडी में एब्जॉर्व कर पाएगा। तो सोयाबीन जो है ना, वो बहुत अच्छा प्रोटीन का एब्जॉर्बर नहीं है, मतलब बॉडी सोयाबीन का प्रोटीन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। इसको जो बोलते हैं, इसको पाउडर फॉर्म में सोया प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा वे प्रोटीन, हाँ, वे प्रोटीन क्या होता है, वो मिल्क जो होता है ना, जो पनीर फाड़ते हैं उसके पानी जो बच जाता है ना, उससे बनता है। वो इंडिया में जनरली एक्सपोर्ट होता है, मतलब इंडिया में इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट नहीं होता है, इंपोर्ट होता है, बाहर से आता है, जनरली यूएस से आता है वे प्रोटीन। इसलिए आप देखोगे ना कि वे प्रोटीन महंगा होता है,
ठीक है। सोया प्रोटीन, वे प्रोटीन ये सब ना 100% एब्जॉर्प्शन रहता है, और ये सोयाबीन जो है ना उसमें 50% एब्जॉर्प्शन रहता है। एग्स होता है ना, एग्स के प्रोटीन 100% एब्जॉर्प्शन रहता है। फिर आपको जो चिकन हुआ, चिकन के प्रोटीन 100% एब्जॉर्प्शन रहता है। तो ये सब पॉजिटिव चीज़ें, प्लस चीज़ें हैं। आपको प्रोटीन एब्जॉर्प्शन में अगर आपको देखना है तो वे प्रोटीन, एग्स, चिकन। पर सोयाबीन जो है ना, इट्स नॉट ए गुड एब्जॉर्बर, बट इसमें प्रोटीन बहुत रहता है। ठीक है, ये चीज़ आपको देख सकते हो। चलो नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं कुछ और। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स बेस्ड ऑन फैमिली। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स बेस्ड ऑन फैमिली। इससे आप जब प्रीवियस ईयर देखोगे तो 2 बार ऐसा एग्ज़ाम में आ चुका है, 2020 में, हाँ 20 में भी ये इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हैं, तो इट्स इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो फैमिलीज़ कौन कौन से हैं और उसमें कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। जैसे देखो, फैमिली में बात करें ना तो एक होता है ग्रामीणी फैमिली। ग्रामीणी फैमिली में अगर क्रॉप्स की बात करें तो सारे सीरियल्स क्रॉप्स, ठीक है, सारे आपको ग्रासेस में, सारे नहीं पर नेपियर ग्रासेस आ जाते हैं, और सारे सीरियल क्रॉप्स आपको इसमें आ जाएंगे ग्रामीणी में। जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, मेज़ हो गया, ये सब आपको ग्रामीणी में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट होता है लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी, ठीक है, इसमें लेग्यूम्स लोग आते हैं। लेग्यूम्स कौन कौन से हो गया, जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं सॉइल में। कौन कौन से हो गया इसमें हो गया सन हेम्प, ठीक है, फिर आपको हो गया बरसीम, ठीक है, आपको फिर हो गया अल्फ़ा, आप बोल सकते हो ढैचा। ठीक है, ये सब बहुत अच्छे क्रॉप्स है फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए। मेथी, ठीक है, ये सब आपको नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स है काइंड ऑफ। नेक्स्ट आपको अगर बात करें तो होगा सोलनेसी में क्या आ गया, इसमें आ गया ब्रिंजल, फिर आपको आ गया टोमेटो, फिर आपको आ गया पोटैटो, चिलीज़, मिर्ची, टोबैको, ये आपको सारे सोलनेसी क्रॉप में आ गया। थोड़ा सा इसको अच्छे से मैनेज कर देते हैं ताकि आप लोग को देखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। चलिए नेक्स्ट क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कौन सा क्रॉप है, नेक्स्ट फैमिली हम लोग देखेंगे मालवासियाई। मालवासियाई के अंदर कौन कौन से क्रॉप्स आ जाते हैं वो देखेंगे। क्रॉप्स आएंगे कॉटन, ठीक है, भिंडी मालवासियाई में आता है, ठीक है, फिर आपको एक आ जाएगा एस्ट्रेसे। इसमें कौन कौन सा आ जाता है, इसमें आता है, देखो बहुत यूनिक होता है, सनफ्लावर और सैफफ्लावर। एक बार आप ना गूगल करके ये दोनों का फोटो जरूर देख लेना और दोनों का डिफरेंसेस देख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्रूसीफेरेसे, ठीक है। क्रूसीफेराई में कौन कौन से क्रॉप्स आ गए, इसमें आ गया मस्टर्ड, रैडिस, ठीक है, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ये सब आपको इसके अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे LACI बहुत इंपॉर्टेंट है, और LACI में 2 क्रॉप्स आते हैं जो आपको याद रखना में बहुत ईजी है, वो है अनियन, गार्लिक, बोलते हैं ना प्याज लहसुन, ठीक है, तो इसको आपको ऐसे करके याद रखना है, हाँ, प्याज लहसुन। एक और आ जाता है मसाले में, ही देख लेते हैं, जिंजी बेरासियाई, ठीक है, इसमें कौन सा आ जाता है, जिंजर, जैसा नाम से ही लग रहा है जिंजी, और टर्मेरिक हल्दी, 2 चीज़ आ जाता है इसमें। फिर से इसको हम लोग एक बॉक्स में कर देते हैं, एस्टेरेसियाई, क्रूसीफेरेसियाई, LACI, जिंजी बेरासियाई।
ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट चिनोपोडियाई करते हैं। चिनोपोडियाई, इसके अंदर क्या आता है चिनोपोडियाई के अंदर? इसके अंदर आएगा स्पिनच और शुगर बीट, ठीक है, गुड। नेक्स्ट है यूफॉर्बिएसी, ठीक है, यू फॉर पीएससीआई, ठीक है। यूफॉर्बिएसी के अंदर आता है कैस्टर और टैपियोका, टैपियोका। नेक्स्ट आपको सुना होगा आपने नाम उम्बिलिफेराई, ठीक है, क्या नाम है? उम्बिलिफेराई। इसके अंतर्गत कौन सा आता है? ये जो है ना, इसमें आता है क्यूमीन, ये थोड़ा यूनिक है। कैरेट, हाँ, फिर आपको कोरिएंडर, धनिया, ठीक है, ये थोड़ा सा यूनिक है, इसको आप थोड़ा ध्यान में रखना, ये मुझे हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रखा है। हालांकि एग्ज़ाम में ये नहीं आया था, क्रूसीफेराई आया था, पर मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। पर्सनल रोल, पर्सनल वे में अगर आप लो तो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है। एक आता है आपको स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो के स्वीट पोटैटो का कौन सा आपको फैमिली होता है? वो होता है कॉन्वोल्वुलसीआई, ठीक है, कॉन्वोल्वुलसीआई। इसका जो आपको ये है आपका, इसके अंदर कौन आता है? स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ हमें करना रहता है आपको फैमिलीज़ में, हाँ। तो ये फैमिली भी जो है ना इंपॉर्टेंट है। फैमिली जनरली लोग छोड़ देते हैं, एग्ज़ाम नहीं पढ़ते हैं, पर फैमिली इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने के अच्छे खासे चांसेस रहते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक पार्ट स्टार्ट करते हैं जिनका नाम है सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, और यू कैन से क्रॉप कल्टीवेशन टर्मिनोलॉजी, ठीक है। ये कौन सा चीज़ है? ये है क्रॉप कल्टीवेशन टर्मिनोलॉजी। इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स का पढ़ाई करेंगे हम लोग, ठीक है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, और इसको ये जो है ना, ये एग्ज़ाम में एक ना एक पूछ ही देता है। और जब मैं आप PYQ जब आप खुद से सॉल्व करोगे ना, तो आप देखोगे कि इसमें से कितनी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। इसमें देखो क्या क्या पढ़ना रहता है, जैसे एले क्रॉपिंग क्या होता है, ऑगमेंटिंग क्रॉप्स क्या होता है, कैच क्रॉप्स, कोल क्रॉप्स, ये सब का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये एग्ज़ाम में क्या करेगा ना, जैसे एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको पूरा डिफाइन कर देगा, और उसके बाद 4 ऑप्शन दे देगा, 5 ऑप्शन दे देगा कि ये क्या है, एले है, ठीक है, अरेबल है, हाँ, या आपको ऑगमेंट कवर क्रॉप है, ऐसे कर करके 5 एग्जाम्पल दे देगा। तो आप जब तक इसके डेफिनेशन से रूबरू नहीं होगे ना, तो ये आपको करना थोड़ा टफ हो जाएगा। तो डेफिनेशंस बहुत ध्यान से, बहुत दिमाग लग खोल के आपको करना है। हार्डली मुझे लगता है 20-25 होंगे, और ये लंबा थोड़ा चलेगा, ठीक है। ये मेरे ख्याल से एक और लेक्चर हम लोग इसमें कवर करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा लंबा होगा। तो इसको हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे अरेबल क्रॉप्स, ठीक है, अरेबल क्रॉप्स, हाँ, क्या है ये अरेबल क्रॉप्स, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखो, अरेबल क्रॉप्स बेसिकली बोला किसको जाता है ना, जिसके प्रिपरेशन में टेलेज का यूज़ होता है, ठीक है। अगर हम लोग इसका एक टर्म्स लिखे ना, तो इसको लिख सकते हो कि क्रॉप्स विच रिक्वायर टिलेज, ठीक है, जिस क्रॉप्स में हम लोग टिलेज का यूज़ करते हैं। अब आप बोलोगे यार टिलेज का तो लगभग सब में यूज़ करते हैं, तो एग्जैक्टली जो भी क्रॉप्स में टिलेज का यूज़ कर रहे हैं उसको अरेबल क्रॉप्स बोलते हैं। इज़ वेरी बेसिक टर्म। जैसे आप बोल सकते हो राइस, ठीक है, आप बोल सकते हो पोटैटो, हाँ, टोबैको, हाँ, आप शुगर केन बोल सकते हो, मेज़ बोल सकते हो। ये सब काइंड ऑफ अरेबल क्रॉप है। अरेबल क्रॉप्स को इतने डिफाइन में हम लोग नहीं पढ़ना है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इट्स जस्ट अ सिंपल टर्म कि क्रॉप्स विच रिक्वायर अ टिलेज, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? एले क्रॉप्स, एले क्रॉप्स। अब ये एले क्रॉप्स क्या है? देखो, एले क्रॉप्स का क्या मतलब होता है? देखो, ये जो एले क्रॉपिंग है ना, इस एले क्रॉप्स जो है ना, ये बेसिकली कौन से क्रॉप्स होते हैं जो कि बेसिकली ना, जैसे हम लोग पेड़ लगाएं, यूकलिप्टस, शू बबूल, ऐसे करके पेड़ लगा दिए,
फिर इधर आपको पेड़ लगा दिए काशिया का, सूबबूल का, यूकलिप्टस का, और बीच में एले क्रॉपिंग कर दिए। हाँ, एले क्रॉपिंग का बेसिकली काम क्या है, ये दो काम में आएगा एले क्रॉपिंग। एले क्रॉपिंग में ये जो क्रॉप्स है ना, ये जो आपको क्रॉप्स है ना, ये आपको दो तीन काम करेगा। एक तो सॉइल फर्टिलिटी को फास्ट करेगा, क्योंकि ऐसा क्रॉप्स है जो सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। ठीक है, इट इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, फिर इन्हांस सॉइल प्रोडक्टिविटी, इट इन्हांस सॉइल प्रोडक्टिविटी। ठीक है, फिर आपको इरोजन से बचाता है, बोल सकते हो रिड्यूस सॉइल इरोजन। तो क्या हमने पढ़ा कि देखो एक जो रो में है ना, यहाँ पे आपको यूकलिप्टस लगा रहेगा, यूकलिप्टस का पेड़ या सूबबूल रख लो। ठीक है, और बीच में ना ये क्रॉप्स लगा रहेगा जो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करेगा, इन्हांस करेगा सॉइल प्रोडक्टिविटी और रिड्यूस सॉइल इरोजन। अब बात यहाँ पे आ जाती है कि ये क्रॉप्स है कौन सा, ये कौन सा क्रॉप्स है भाई जो ऐसा कर रहा है। तो ये है आपको काइंड ऑफ, ये जो काम करता है वो है स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो। फिर आपको ये काम करता है टर्मरिक, फिर आपको जिंजर, ठीक है, उर्द दाल। ठीक है, ये सब आपको काम करता है जो जो सॉइल है उसको रीस्टोर करने का। ठीक है, तो एले क्रॉपिंग का अगर हम लोग एक बेसिक पूरा डेफिनेशन देखें तो इट्स अ काइंड ऑफ क्रॉप्स which grown in the passage formed by trees such as eucalyptus, शूबबूल, कसिया। ये सब जो है उसके बीच में होता है। जैसे अभी आपको समझाया ये क्यों होता है, टू इन्हांस सॉइल प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस सॉइल इरोजन, ठीक है। तो एले क्रॉपिंग का ये डेफिनेशन होता है, एक प्रॉपर डेफिनेशन की अगर बात करें तो ये डेफिनेशन होता है। नेक्स्ट एक आता है टर्म ऑगमेंटिंग क्रॉप्स, ऑग्यूमेंटिंग क्रॉप्स। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, ये सब बहुत छोटे छोटे चीज़ हैं पर ये इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। ये बेसिकली देखो ऑग्यूमेंटिंग क्रॉप्स होता है क्या, मान लो तुमने एक क्रॉप ग्रो किया, ठीक है, ये क्रॉप है जो ग्रो किया, इसके साथ एक और क्रॉप लगा दिया। ठीक है, इसके साथ क्या किया तुमने, एक और क्रॉप्स लगा दिया ऐसे करके। ठीक है, एक और क्रॉप्स लगा दिया। अब ये जो क्रॉप है ना, ये ऑग्यूमेंटिंग क्रॉप्स तब कहलाएगा जब इसका जो ये जो क्रॉप है, ये जो क्रॉप है इसका यील्ड को बढ़ाने के काम में आएगा। मतलब ये जो क्रॉप्स है ना इसके यील्ड को बढ़ाएगा, मतलब इसको जो न्यूट्रिएंट चाहिए होगा ना ये ऑग्यूमेंटिंग क्रॉप्स इसको देगा। बात समझ रहे हो, ठीक है। जनरली इस क्रॉप्स का एग्जाम्पल क्या होता है, तो अगर मस्टर्ड आप शो कर रहे हो ना तो बरसीम के साथ शो करो। ठीक है, तो ये ना बरसीम जो है वो ऑग्यूमेंट करता है मस्टर्ड को। ठीक है, और ल्यूसर्न बोल सकते हो, ल्यूसर्न भी है ना जो ऑग्यूमेंट करता है मस्टर्ड को। ठीक है, तो इसको हम लोग एक डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे द क्रॉप्स सप्लीमेंट द यील्ड ऑफ मेन क्रॉप्स। ठीक है, समझ आया। देखो क्या कर रहे हैं, वही बात कर रहे हैं, ये जो क्रॉप है ये यील्ड, ये मेन क्रॉप को सप्लीमेंट कर रहा है, बढ़ा रहा है, ग्रोथ में फ़ायदा कर रहा है, ग्रोथ में पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल्स क्या क्या होगा, एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे मस्टर्ड विथ बरसीम, और यू कैन से ल्यूसर्न। ठीक है, तो ऐसा जो चीज़ है ना एग्यूमेंट क्रॉप, इसका एग्जाम्पल्स आपको समझ के रखना है। मे बी देयर इज़ ए स्लाइड चांस की एग्जाम्पल्स पूछ दें, नहीं एग्जाम्पल पूछता है तो आपको ये डेफिनेशन तो पता चले गया कि ऑब्वियस में आपको ऑग्यूमेंटिंग क्रॉप्स होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखेंगे, नेक्स्ट होता है एवेन्यू क्रॉप्स।
एवेन्यू क्रॉप्स। ये क्या है भैया? एवेन्यू मतलब देखो सुंदरता को बढ़ाने के लिए होता है, एवेन्यू पर्पस के लिए। तो ये बेसिकली क्या होता है कि एवेन्यू क्रॉप्स आर ग्रोन इन द फार्म रोड और फेंसेस। ठीक है, तो बेसिकली ये सुंदरता हम लोग जो रोड के किनारे हैं वो बात नहीं कर रहे हैं, इट्स काइंड ऑफ फार्म रोड के बात कर रहे हैं, जो रोड फार्म के बगल में होता है। ठीक है, तो इट्स बेसिकली, इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका हम लोग पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं कि these crops grown along farm road and fences। ठीक है, फार्म रोड एंड फेंसेस में ये क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स देखना ज़रूरी है कि एवेन्यू क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल होता है अरहर, फिर आपको बोल सकते हैं सीसल, ठीक है, आपको बोल सकते हैं ग्लिसिराडिया। ये सब आपको एग्जाम्पल्स हैं एवेन्यू क्रॉप्स के। नेक्स्ट एक होता है कैश क्रॉप, कैश क्रॉप्स। अब ये कैश क्रॉप्स क्या है? देखो कैश क्रॉप्स जैसे नाम से आपको समझ आ रहा होगा, इट्स क्रॉप्स क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर सेल ऑफ अर्न हार्ड कैश। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है ना, ये क्रॉप सीधे सेल हो सकते हैं, इसमें और कोई प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं है। इट्स फॉर हार्ड कैश, कैश अच्छा मिलता है, इसका जो नाम है, इकोनॉमिकल बेनिफिट है, वो बहुत अच्छा होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सच क्रॉप्स that are grown for sale to earn hard cash। हार्ड कैश एग्जाम्पल्स क्या लिखेंगे इसका? अगर हम लोग कैश क्रॉप्स का बात करें तो एग्जाम्पल लिखेंगे जूट, कॉटन, टोबैको, शुगर की। ये सब आपको एग्जाम्पल है, इट्स अ काइंड ऑफ कैश क्रॉप्स इसको बोला जाता है। एक और एग्जाम्पल आता है, एक और चीज़ देखते हैं, इसका नाम है कैच क्रॉप। अभी हम लोगों ने देखा कैश क्रॉप, अब देख रहे हैं हम लोग कैच क्रॉप। ये कैच क्रॉप का क्या फंडा है? तो कैच क्रॉप क्या होता है ना कि एक सब्सटीट्यूट क्रॉप होता है, जो कि मेन क्रॉप जब फेल कर जाता है ना कोई भी सिचुएशन से, मान लो बहुत बारिश हो गई, ठीक है, या तो बहुत सूखा हो गया, बारिश हुई नहीं, तो मेन क्रॉप जो आपको क्रॉप पैदा करना था वो क्रॉप आप नहीं ग्रो कर रहे हो या सो कर रहे हो, और उसके एवज में कोई सब्सटीट्यूट क्रॉप अगर हम लोग ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैच क्रॉप। ठीक है, ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का होना चाहिए, इसका एबिलिटी जो ग्रो करने का है वो बहुत क्विक होना चाहिए, और बहुत हार्वेस्ट करना बहुत इजी होना चाहिए। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मूंग, उर्द, काउपी, अनियन, ये सब होता है। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको अच्छे से डिफाइन करके लिख लेते हैं कि होता क्या है कैच क्रॉप। कैच क्रॉप क्या होता है? क्रॉप ग्रोन एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ मेन क्रॉप। ठीक है, अब मेन क्रॉप का सब्सटीट्यूट क्यों है? तो मेन क्रॉप गेट्स फेल्ड ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन। कोई भी कंडीशन से भाई मेन क्रॉप फेल हो गया तो उसके एवज में। ठीक है, तो कैच क्रॉप का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होना चाहिए? ठीक है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक मतलब कैसा होना चाहिए कैच क्रॉप्स, एक आइडियल कैच क्रॉप्स कैसा होना चाहिए? तो इसका शॉर्ट ड्यूरेशन होना चाहिए, ड्यूरेशन शॉर्ट होना चाहिए, बहुत जल्दी ये पैदा होना चाहिए, क्विक ग्रोइंग एबिलिटी होना चाहिए, क्विक ग्रोन एबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, फिर आप क्या देखोगे? अर्ली हार्वेस्टेबल होना चाहिए, अर्ली हार्वेस्टेबल होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ और होना चाहिए, यूजेबल एट एनी टाइम। यूजेबल एट एनी टाइम, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये हमेशा यूजेबल नहीं हो। एग्जाम्पल इन कैच क्रॉप्स का एग्जाम्पल्स हम लोग देखें तो इसमें आपको दिखेगा मूंग, उर्द,
ठीक है। फिर आप देखोगे काउपी, हाँ। फिर आप देखोगे अनियन। ये थ्रू आउट ईयर यूज़ होता है, कोई ऐसा मूंग का कुछ ऐसा सीजनल क्रॉप्स नहीं है, ये सब ये थ्रू आउट यूज़ होने वाला क्रॉप है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कैच क्रॉप्स। ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं, बहुत टर्मिनोलॉजीज हैं, सब टर्मिनोलॉजी धीरे धीरे हम लोग करेंगे। ठीक है। आज हम लोगों ने बहुत कुछ तो नहीं किया, पर हम लोगों ने क्या क्या किया देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ऑयल परसेंटेज देखा, हाँ। फिर हम लोग वेट, इसको थोड़ा येलो से करते हैं ताकि जाके लास्ट में सुंदर दिखे। हम लोगों ने क्या देखा, ऑयल परसेंटेज देखा, हाँ। फिर हम लोगों ने देखा प्रोटीन कंटेंट, चलो प्रोटीन कंटेंट देखा। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स बेस्ड ऑन फैमिली, फैमिली पे क्लासिफिकेशन। देखो ये सबसे जो क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चंस आते हैं, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आंख बंद करके कम से कम कंप्लीट ज़रूर करते जाना। ऐसा मत सोचना कि यार ये नहीं आएगा इसको नहीं करेंगे, करते जाना। अगर वीडियोस देख रहे हो ना तो साइड बाय साइड सब कुछ करते जाना। क्रॉप कल्टीवेशन टर्मिनोलॉजीज़, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, इनको तो हर एक क्रॉप कल्टीवेशन टर्मिनोलॉजीज़ आप धीरे 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 करते ही जाना। जैसे एले क्रॉपिंग क्या होता है, हाँ, एरेबल क्रॉप्स क्या होता है, ऑगमेंटिंग क्रॉप्स क्या होता है, हाँ, डिटेल में मैंने बता भी दिया है। क्योंकि याद रखना इसका ना, आप अब ना क्वेश्चंस एकदम वन वर्ड्स नहीं आते हैं, क्वेश्चंस थोड़ा ऐसा रहते हैं कि आपको याद करना होगा, हाँ, सॉरी मतलब याद करना मतलब समझना होगा। आप अगर समझोगे ना तो बहुत अच्छे से उसको कर पाओगे, क्योंकि वो बहुत डिटेल में आजकल पूछने लगे हैं, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आपको 4 ऑप्शंस रहेंगे। ठीक है। कैश क्रॉप, कैच क्रॉप्स, हाँ, सब हमने कर लिया, कैरेक्टरिस्टिक देख लिया कैच क्रॉप्स का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से डीप डाइव करेंगे, आगे आएगा बहुत सारा चीज़ है, कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स, नर्स क्रॉप्स, कोल क्रॉप्स, मल्च क्रॉप्स, कवर क्रॉप्स, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है। तो ऐसे ऐसे चीज़ों को हम लोग करेंगे और धीरे धीरे सारे वीडियोस सारे धीरे धीरे हर एक चीज़ को कंप्लीट करेंगे। देखो जनरल एग्रीकल्चर में ना ऐसा आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा एग्रोनॉमी का पार्ट है, थोड़ा सा इसका पार्ट है, उसका पार्ट है, तो जनरल एग्रीकल्चर इज़ दिस ओनली। हाँ, तो जनरल एग्रीकल्चर हम मेरे ख्याल से 1-2 और लेक्चर करने के बाद बाकी जो चीज़ है वो मिसलेनियस में करेंगे, हाँ। और जनरल एग्रीकल्चर 1-2 के बाद ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाले चीज़ है ना वो आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग दूसरे सेक्शंस में जाएंगे, जैसा आप बताना एग्रोनॉमी या आपको लाइफ स्टॉक में, और मेरे ख्याल से अभी हम लोग एग्रोनॉमी ही करते हैं। ठीक है। एग्रोनॉमी करेंगे ना तो थोड़ा सा आपको फील आएगा कि हाँ चलो स्टार्ट हो रहा है बहुत बेस से, बहुत बेसिक से। बुक्स देखोगे तो एग्रोनॉमी स्टार्ट में रहता है। ठीक है। तो एग्रोनॉमी करेंगे, है ना। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं फिर।